आज हम एक ऐसे योग की बात करने जा रहे हैं जो किसी की भी जन्म पत्रिका में यदि होता है तो उसके हर काम में रुकावट आती है, उसकी शिक्षा में व्यवधान पड़ता है, उसका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता है या फिर विवाह विलंब से होता है, उसका करियर बिजनेस हो या जॉब हो उसमें रुकावट आती है। हर काम में कोई ना कोई रुकावट या देरी चलती रहती है। सफलता के लिए उसे बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी उसकी मेहनत के अनुसार उसको सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष की। वैसे बहुत से विद्वान इस दोष या योग को नहीं मानते हैं, परंतु मैंने स्वयं और अन्य न जाने कितने विद्वानों ने इस पर रिसर्च किए हैं और बहुत सी हजारों कुंडलियों को देखा है जिसमें ये फल बिल्कुल सटीक उतरते हैं। हालांकि काल सर्प दोष जिस भी व्यक्ति की कुंडली में है ये अन्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। इनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। किसी न किसी बिंदु पे अगर आप देखें तो सामान्य व्यक्तियों से ये अलग ही होते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि हर काम में विलंब होता है, परिश्रम के अनुसार इनको फल नहीं मिलता है, जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा है तो आप भी देखेंगे अक्षरशः ऐसी ही कुछ घटनाएं आपके जीवन में भी हो रही होंगी। तो काल सर्प दोष क्या होता है? इसमें जन्म पत्रिका, आप जो लग्न कुंडली है वह उठाकर देख लीजिए। राहु और केतु के एक ही तरफ सभी ग्रह होते हैं और दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं होता है, तो काल सर्प दोष होता है। यहाँ पर देखिए एक जन्म पत्रिका है, ये काल्पनिक कुंडली है। इसमें देखिए राहु यहाँ है, केतु यहाँ है और इसके एक ही ओर सभी ग्रह हैं। राहु और केतु के दूसरी ओर कोई ग्रह नहीं है। राहु यहाँ पर दशम भाव में है और केतु चतुर्थ भाव में है। तो दशम से लेकर चतुर्थ भाव के अंदर एक ही तरफ सभी ग्रह हैं, दूसरी तरफ कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। तो यहाँ पर काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। एक स्थिति और आती है जब राहु या केतु के साथ कोई ग्रह विराजमान हो जाए, तब आप सोचेंगे कि अब काल सर्प दोष बन रहा है या नहीं। जी, तब भी काल सर्प दोष बनता है, परंतु उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उस केस में आपको जो भी ग्रह उसी भाव में बैठा है जिसमें राहु या केतु है, तो अंशों को देखिए। राहु और केतु जिसके साथ भी वो बैठा है उसके अंश को देखिए और उस पर्टिकुलर ग्रह के भी अंश को देखिए। यदि वह ग्रह राहु या केतु के अंश को पार कर जाता है, उससे अधिक हो जाता है, तब आंशिक काल सर्प दोष बनता है, अन्यथा पूर्ण काल सर्प दोष ही होता है। उदाहरण यहाँ पर थोड़ा समझिए। जैसे कि यहाँ पर केतु है, केतु का अंश हमने मान लिया कि केतु का अंश 20 अंश है और शनि ग्रह कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहीं पर विराजमान है। तो राहु और केतु के एक ही तरफ सभी ग्रह है, लेकिन केतु के साथ शनि विराजमान है। तो यह डाउट हो रहा है कि यह काल सर्प दोष है या नहीं। तो मैंने बताया कि अगर सेम भाव में है तो काल सर्प दोष है। पूर्ण है या आंशिक, इसके लिए दोनों के अंशों को देखना है। तो केतु माना 20 अंश का है और शनि के अंश 25 अंश है। तब देखिए शनि 25 अंश है जो कि केतु के अंश से अधिक है, अर्थात केतु के आगे निकल चुके हैं शनि। तो इस केस में यहाँ पर आंशिक काल सर्प दोष होगा। और यदि शनि के अंश उदाहरण के लिए 15 अंश है जो कि केतु के अंश से कम है, तब यहाँ पर पूर्ण काल सर्प दोष होगा। तो कंडीशंस कोई भी हो, चाहे पूर्ण काल सर्प दोष हो चाहे आंशिक काल सर्प दोष हो, तो वहां पर जो मैंने उपरोक्त में बताया कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, चाहे वह शिक्षा हो, वैवाहिक जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, धन की स्थिति हो, हर जगह व्यवधान आता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10% काम करते हैं तो भी उनको 90% रिजल्ट मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर
90% 90% यानी 90% भी काम करते हैं तो भी 25-30% रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि किस भाव में यह बन रहा है, अर्थात राहु और केतु किस भाव में विराजमान होकर यह दोष या योग बना रहे हैं। जिस भाव में बैठकर यह योग या दोष बनेगा उन भावों को विशेष तौर से ये प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए केतु चतुर्थ भाव में और राहु दसम भाव में है, तो दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, तो इस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। अपने जीवन में यह नौकरी या व्यवसाय जो भी करेगा अड़चने बहुत आएंगी, तो करियर से संबंधित इसको समस्याएं बनी रहेंगी। केतु को देखिए चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, धन वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, तो इसको अपने जीवन में सुखों की कमी हमेशा बनी रहेगी। अगर सारी चीजें हो भी गई तो भी ये सुखों का भोग अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु बैठकर और सभी ग्रह एक ही ओर होकर काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बात की थी पूर्ण काल सर्प दोष और आंशिक काल सर्प दोष। जो आंशिक काल सर्प दोष है उसमें सिर्फ इतना आपको राहत मिलेगी कि जो व्यवधान, जो रुकावटें, जो समस्याएं हो रही थी वो थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन होंगी अवश्य। उपाय की बात करते हैं कि इसका क्या उपाय है, तो इसके लिए आपको राहु और केतु की शांति करानी चाहिए। किसी ब्राह्मण के द्वारा राहु और केतु की आपको शांति करानी चाहिए। दूसरा उपाय है महामृत्युंजय का जाप करें प्रतिदिन। तीसरा उपाय शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। चौथा उपाय गणेश जी को विशेषकर बुधवार को तो अवश्य ही दूर्वा अर्पित करें। पांचवा उपाय राहु और केतु संबंधित वस्तुओं का दान करें, विशेषकर शनिवार को। अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण कि काल सर्प दोष की शांति आप उज्जैन में करें। अगर आपका उज्जैन जाना होता है तो वहां काल सर्प दोष की शांति करें। उज्जैन ही क्यों, उसका भी कारण है। राहु और केतु का जन्म उज्जैन में माना जाता है। कारण क्या है, उज्जैन के महाकाल वन में ही अमृत वितरण हुआ था। जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था उसका वितरण उज्जैन के महाकाल वन में हुआ था, और वहीं पर राहु और केतु जो कि पहले एक ही असुर थे, उनके सर और धड़ को अलग किया था भगवान विष्णु ने अपने चक्र से। तो वहां जो महाकाल वन है या फिर आप कहें उज्जैन है, वह राहु और केतु की जन्मभूमि माना जाता है। तो यदि आप वहां पे राहु और केतु संबंधित जो काल सर्प दोष है उसकी शांति कराएं तो अत्यधिक प्रभावशाली होगा। आशा करता हूं कि आपको यह विषय आज बहुत ही रोचक लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।